हेमंत जी, शुरुआत में अगर आपसे करूं, एक रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023 में और एक रिपोर्ट अब आई है। तब भी सियासी भूचाल मचा था और अडानी के शेयर धड़ाम से लुढ़क गए थे और कितना नुकसान हुआ था वो हमारे सबके सामने है। अब दोबारा से ये रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट उससे कहीं ज्यादा संगीन आरोप लगाती है। आरोप ये लगाती है कि जो जो संस्था यानी कि सेबी अडानी ग्रुप पर लगे जो आरोप थे उनकी जांच कर रही थी, वही पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। यानी कि वो जब जांच हुई थी उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। और अगर अपने ही आरोपों का माधवी बुच खंडन कर रही हैं तो इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए विपक्ष ये मांग कर रहा है कि या तो आप जेपीसी का गठन करें और तब तक माधवी बुच इस्तीफा दें, वो कुर्सी से उतरे ताकि इस पूरे मामले पर एक ट्रांसपेरेंट जांच हो सके। लेकिन बीजेपी अपने उसी रटे रटाए नैरेटिव पर लौट कर आ गई है। जॉर्ज सोरोस का नाम ले रही है, गैंग और ये तमाम चीजें उसने फिर से कहना शुरू कर दिया है। और इसीलिए विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या अडानी पर अटैक इंडिया पर अटैक है। आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले को, ये जो नई रिपोर्ट आई है, इसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और सवाल ये भी कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई आरोप तो अडानी ग्रुप पर लगे हैं, सेबी के चेयरपर्सन पर लगे हैं, पूछताछ राहुल गांधी से ईडी क्यों करेगी। बुशरा जी, बड़ा रोचक सवाल पूछा है आपने। और ये जो रिपोर्ट आई थी, पहली पहली रिपोर्ट आने के बाद अडानी को 11 लाख करोड़ रुपए का नेटवर्थ में लॉस हुआ था, आपको ध्यान होगा। तो अगर उसमें कुछ नहीं था उस रिपोर्ट में, तो 11 लाख करोड़ का क्यों हुआ वो? अगर कोई भी दुनिया का और देश होता, कोई भी देश होता डेमोक्रेटिक कंट्री, उस मामले की रिपोर्ट के आने के बाद और जिस तरीके के ब्लैक एंड व्हाइट फिगर्स दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, केंद्र देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता है। यू प्लीज टेक माई वर्ड्स। और अब जो कल रिपोर्ट आई है और इसके परसों जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बचाव में आ गई है, किसके? अडानी के बचाव में। भारतीय जनता पार्टी किसका बचाव कर रही है? माधवी बुच का कर रही है। उनका काम है क्या ये? और जो अब ये रिपोर्ट आई है सेकंड, इसका जो स्पष्टीकरण दिया माधवी ने, उसमें उन्होंने कहीं ये कहा है कि उनके और उनके पति ने वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। जो मॉरिशस के फंड्स थे या कैमन आइलैंड के जो फंड थे या बारामूला के जो फंड थे, उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। इन्होंने कहीं मना किया है क्या? तो जब आपका पैसा लगा हुआ, चाहे वो आपका है चाहे आपके पति का है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सीधा सीधा है और क्विड प्रो को भी है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और 82 करोड़ की अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। उस कंपनी के अंदर, विवादास्पद कंपनी के अंदर, आज भी आपकी 99% स्टेक होल्डिंग है। तो जब रेफरी जो है, जब एक बहुत बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया था, दूसरा इसका यह कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। ये पहला उदाहरण नहीं है बुशरा जी। आपने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन में कुछ बातें कही हैं, उनको अगर आपकी दर्शकों की सुविधा के लिए मैं एक्सप्लेन करूं, इस देश के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट का जो माइट था, उसको भी एक खास तरीके से ये लोग चैलेंज करने लगे हैं। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के टाइम देखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना मिसगाइड करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को कि साहब इसमें 2 महीने चाहिए डिटेल देने में, हमें 3 महीने चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, क्या क्या नहीं कहा। और इस केस के अंदर भी अगर आपको ध्यान हो, जनवरी 2023 में रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की पहली, और आज अगस्त है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो जो मांगा, आप उनको केवल कंफ्यूज करते रहे, झूठ बोलते रहे, बहकाते रहे, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसका है? सुप्रीम कोर्ट कहता है सेबी के ऊपर आपके शक करने का कोई कारण नहीं। अब ये जो डिटेल आई है, इसके बाद तो सेबी पे ना शक करने का कोई कारण नहीं। इसको उल्टा करके देखिए आप, और किस तरीके से सेबी ने क्या क्या खेल किए। ये माधवी बुच की पूरी अपॉइंटमेंट आप देखिए। शी इज द फर्स्ट सेबी चेयरमैन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। इस देश में कभी प्राइवेट सेक्टर का आदमी सेबी का चेयरमैन नहीं लगाया जाता था, पहली बात। दूसरी बात, सेबी ने चुपचाप क्या किया, जो बाहर से हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो एंड बेनिफिशियरी है उसका नाम सार्वजनिक करना जरूरी था। पिछले साल तक इन्होंने क्या किया, चुपचाप जो एंड बेनिफिशियरी था उसका नाम सार्वजनिक होने की जो कंडीशन थी उसको हटा दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अडानी की जो 38 फर्म्स थी, शेल कंपनियां, मोदी जी तो बड़ा सीना चौड़ा करके क्या कहते हैं कि मैंने एक दिन में इतनी शेल कंपनियां बंद करा दी, कहते थे ना, याद होगा आपको। तो अडानी 38 शेल कंपनियां लेके घूम रहा है और उन सब की डिटेल्स उसने दी, हिंडनबर्ग ने। अडानी ने आज तक कितने आरोपों का विद फैक्ट्स जवाब दिया, और जो माधवी बुच है, इन्होंने कितने फैक्ट्स का जवाब दिया। हालत यह है कि आरोप लगते हैं अडानी पर और डिफेंसिव हो जाती है बीजेपी, ऑफेंसिव हो जाती है बीजेपी। वैसे में क्या है कि कभी तो राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, कभी महुआ मोइत्रा की चली जाती है, और सवालों के जवाब वही खड़े हो जाते हैं।
बीजेपी का एक पॉपुलर नैरेटिव आज की तारीख में है कि जो भी कोई अनकंफर्टेबल सवाल पूछे उसमें एक नया शब्द आ गया। पहले तो देशद्रोही कहते थे, जॉर्ज सोरोस कहते थे, अब नई बात ले आए। अब ये कहते हैं कि देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, आर्थिक अराजकता, सामाजिक अराजकता, ये नया ले आए। और बीजेपी कहे तो भी समझ में आती है पॉलिटिकल आरोप। राज्यसभा के अंदर चेयर ये कह रही है लीडर ऑफ अपोजिशन को, आपने अगर देखा हो 2 दिन पहले 3 दिन पहले लास्ट दिन, खड़गे साहब को माननीय सभापति ने ये कहा कि आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हो। कितना संगीन आरोप है ये। क्या चेयर ऐसा आरोप लीडर ऑफ अपोजिशन जो संवैधानिक पद है क्या लगा सकती है, या इतिहास में कभी लगाया था? ये इनकी खास तरह की जो बेचैनी है कि ये बहुत बुरे तरीके से फंस गए। देखिए, भारत की सरकार को ये बहुत अच्छे से अंदाजा था, और वो हिंडनबर्ग ने इशारा भी कर दिया था पहले ट्वीट करके कि समथिंग बिग इज कमिंग इन इंडिया। और उसी को देखते हुए आपने देखा होगा फटाफट फ्राइडे को ही साइनेडाई कर दिया दोनों हाउस, क्योंकि इनको ये पता था कि अगर पार्लियामेंट के अंदर ये बात आ गई तो पिछली बार तो लेने के देने पड़े थे, इस बार फिर वही हालत होगी, और इस बार विपक्ष की ताकत ज्यादा है तो इनको भागने की दिक्कत आती। तो उस दिन चुपचाप ऑल ऑफ ए सडन दोनों हाउसेज को साइनेडाई कर दिया। मेरा केवल सवाल आपके दर्शकों के उसके लिए ये है कि जो एंड बेनिफिशियरी का नाम सार्वजनिक करना जरूरी था वो किसके इशारे पर बंद किया गया, और अब जब फंसे तो उसको दोबारा चालू कैसे कर दिया, और वो बीच का जो पीरियड था उसकी जांच क्यों नहीं होने दी, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस बात के लिए इस देश की वित्त मंत्री, इस देश की सेबी की चेयरमैन, इनका इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरा, आपने कहा कि इस देश के लाखों करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये बुशरा जी वहां तक का मामला नहीं है। हमारे यहाँ बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट पूरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी अगर 38 कंपनियां एक पर्टिकुलर ग्रुप की शेयर मार्केट को, शेयर के प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है? तो आपके पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड ओवर क्या रह जाएगी? यू आर ए कंप्रोमाइज नेशन। और आर्थिक अराजकता का रास्ता कौन तय कर रहा है, कौन खोल रहा है? सेबी खोल रही है। सेबी की कुर्सी में बैठी चेयरमैन खोल रही है। और वो क्या कह रही है कि ये आरोप किन्होंने है? आप केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए माधवी जी कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट थी या नहीं, हाँ या ना? करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, दीजिए जवाब। दूसरा सवाल, सिंपल सवाल, कोई हमको हिंडनबर्ग नहीं। दूसरा सवाल ये कि जब आपने, जब पहले से मेंबर थे आप सेबी के या बाद में चेयरमैन आए, क्या आपने ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर किया था कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? उनका हो या उनकी हस्बैंड का हो, एक ही बात है, दैट इज ए फैमिली थिंग। आपको जानकर हैरानी होगी हिंदुस्तान में इतने कड़े कानून है, इतने कड़े कानून है कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट फर्म में जॉब करती हैं तो आपके रिश्तेदारों तक रडार पे होते हैं कि कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, इतने छोटे लेवल की। और ये तो अडानी का मामला है और सरकार बिल्कुल बैकफुट पे। सिंपल से सवाल ये है कि पिछली बार 11 लाख, 11.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन कम क्यों हुआ था अडानी का? बता दीजिए, जवाब दे दे सरकार, जवाब सेबी जवाब दे दे। और एंड बेनिफिशियरी कौन था उसका पता क्यों नहीं लगा? और क्या कह रही थी सेबी कि हमने उनको नोटिस दिया है, अडानी को दिया। आज तक अडानी को एक नोटिस दिया हो तो बता दीजिए। जिस फर्म का 11.5 लाख करोड़ वर्थ कम हो जाए और उसको शोकोज भी ना हो, और शोकोज किसको हो? शिकायतकर्ता को, जिसने जांच की। तो ये गजब आपने दुनिया में, ये बेसिकली जो एक निशानी है, ये हिंदुस्तान जो डेमोक्रेटिक, दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, उसके एक बनाना रिपब्लिक बनने की दिशा में बहुत गंभीर कदम है। और पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन बातों पर बड़ी गंभीर नजर रख रहे हैं। ये केवल इतना मामला नहीं है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला है, ये फाइनेंशियल प्रूडेंस का मामला है, वर्ल्ड ओवर आपकी छवि का मामला है। विश्व गुरु मुंह से नहीं बनता, विश्व गुरु बनता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की इफेक्टिविटी से। जो सेबी सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड कर सकती है, सरकार उसके फेवर में आती है, सरकार अडानी को बचाती है, तो आपके इंस्टीट्यूशंस कहां बच गए? ये सारी चीजें आपके दर्शकों को समझनी पड़ेगी, इस देश को समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से अडानी का नाम संसद में लेते ही संसद के रिकॉर्ड से गायब हो जाता है। कभी सुना था आपने? क्यों गायब होना चाहिए? मोदी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी कहां से शुरू करती है? कोई भी तकरीर शुरू करेंगे, नेहरू से शुरू करेंगे, इंदिरा गांधी बुलाएंगे, फिर राजीव गांधी बुलाएंगे। नेहरू कब चले गए थे? 60 साल पहले। इंदिरा गांधी कब चली गई थी? 40 साल पहले। राजीव गांधी कब चले गए थे? 33 साल पहले। और जब कांग्रेस के लीडर बीजेपी के 2015 की भी बात करते हैं तो चेयर क्या बोलती है? क्या बजट पे बात कीजिए,
आप इसमें बात कीजिए, आप पुरानी बातों का जिक्र मत कीजिए। बीजेपी को 60 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश है, वो नाम लेने की सारी आजादी है। और आप तथ्यों पर भी बात करना चाहें तो आपको कहा जाता है कि आप करंट मुद्दे पर आइए। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये डेमोक्रेसी का डिग्रेडेशन है, बहुत तेजी से हो रहा है। और ये सारा देश देख रहा है, भाजपा को रास्ता भागने का सूझ नहीं रहा है, यही हकीकत है। देखिए भूषणा जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 10 साल का जो शासनकाल है, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का। चाहे वो सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, और आप ये लिस्ट एंडलेस। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको किसी भी झूठे सच्चे केस के अंदर मीडिया के जरिए पहले आपको बदनाम किया जाता है, आपको भ्रष्ट घोषित किया जाता है, फिर आपके ऊपर पीएमएलए की धारा लगाई जाती है, फिर आपको जेल में ठोक दिया जाता है। कोई 5 महीने अंदर रहता है, जैसे सोरेन रहे, या मनीष सिसोदिया 17 महीने भीतर रहे। और जब उनकी जमानत का ऑर्डर आता है, तो आपने हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देखे होंगे, उसमें क्या लिखा जाता है कि इनके खिलाफ तो आयोटा ऑफ एविडेंस है ही नहीं। पीएमएलए का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके लिए दो बेसिक कंट्यूर्स हैं, एक तो मनी होना चाहिए और एक लॉन्ड्रिंग होनी चाहिए। तो ना तो मनी दिखाई दिया कहीं पर, कोई जमान बरामदगी तो है नहीं, और ना ही कहीं जी। लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। अब आप स्पेसिफिक बात जो सवाल कर रहे थे, जो प्रेम जी जवाब दे रहे थे, स्पेसिफिक बात कीजिए राहुल गांधी के केस में। मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे, 10 साल के दौरान उन्होंने, आपको क्या लगता है कि सारी एजेंसियों के घोड़े दौड़ा करके कोई कोशिश कमी छोड़ी होगी कि गांधी परिवार के खिलाफ 1 रुपए का कहीं मिस अप्रोप्रिएशन मिल जाए और बाकी खेल वो कर? आपको लगता है ऐसा? जब वो कुछ भी नहीं कर पाए, तो एट द फेग एंड ऑफ हिज सेकंड टर्म उन्होंने किस मामले में सजा हुई राहुल गांधी की? मानहानि के मामले में। हिंदुस्तान के इतिहास में मानहानि के केस में किसी नेता की 2 साल की सजा, जेल की सजा, और उसके बेसिस पे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया। इसका मतलब समझे आप? आपके दर्शक समझ रहे हैं उस बात को कि 10 साल में जब आप उनके खिलाफ 1 रुपए का मिस अप्रोप्रिएशन नहीं ला पाए, तभी तो आपको वहां आना पड़ा ना कि मानहानि केस में सजा करनी पड़ी, वरना बाकी केसेस में कराते। एक पक्ष। दूसरे पक्ष पे आइए, राहुल गांधी, 2 जून 2022 के अंदर उनसे पूछताछ हुई थी, करीब 50-52 घंटे। ठीक। उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात, पूछताछ हुई थी ईडी की, एजेएल के मामले में। एजेएल के मामले में उनको क्या कोई कोई चीजें बरामद करनी है क्या? व्हाइट, अगर ये कोई है तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, सब कुछ कागज पे है। चाहे वो यंग इंडिया का टेक ओवर हो, चाहे वो पैसे का ट्रांसफर हो, कोई भी चीज ब्लैक की नहीं है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, साफ है, कागजों का केस है। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो जून 2022 से अब तक उस फाइल को क्यों लिए बैठा है? अगर कुछ भी मिला होता तो आपको क्या लगता है प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट डालने में कितनी देर लगती है? 1 मिनट नहीं लगाते, 1 मिनट गंवाते नहीं। अब क्यों? ये अब जो आपका सवाल है कि अब क्यों हो रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। प्रधानमंत्री जी कोई कुछ भी कहता रहे, बेसिकली वो उस जोन में चले गए हैं कि इनडिफेंसिबल है। उनकी भाव भंगिमाएं, जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है तीसरी बार, उनकी भाव भंगिमाएं देखिए आप। क्या आपको वो वही मोदी नजर आते हैं? शुक्रवार को आपने स्पीकर के कमरे में देखा होगा, ओम बिरला के कमरे में सारे लीडर ऑपोजिशन बैठे थे, सारे के सारे बीजेपी के भी लोग बैठे थे, पूरी महफिल थी चाय पे। उस महफिल में मोदी अकेले थे, सब हंस रहे थे, बात कर रहे थे, और मोदी कंप्लीटली लॉस्ट थे। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ही हैज लॉस्ट द नैरेटिव। ना तो उनको ये उम्मीद थी कि 240 आ जाएंगे इतने सब ड्रामे के बाद। और देखिए, जब आदमी अंदर से घायल होता है ना, कि उसके जब अरमान कहीं ना कहीं जो उसकी शैली के खिलाफ फैसले आ जाए, 400 की बात करने वाला व्यक्ति 240 पे टिक जाए, जो आदमी किसी की सुनता नहीं, ना पार्टी में ना बाहर, वो आदमी अपने एलाइज की सुनने पे मजबूर हो जाए, बजट में एलाइज को इच्छा के विरुद्ध जाकर के अपनी उनके लिए सोप्स देने पड़े, वैसी सूरत में आदमी क्या करेगा? आपको क्या लगता है जो आदमी कांग्रेस पार्टी का चुनाव की पूर्व संध्या पर देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का खाता बंद कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न के बहाने से? आप कल्पना कर सकती हो? किसी डेमोक्रेसी में सुना है आपने? ऐसा तो बांग्लादेश में भी नहीं हुआ था, किया ना इन्होंने। और किसी संवैधानिक संस्था ने कांग्रेस पार्टी को कोई राहत नहीं दी, ये भी रिकॉर्ड की बात है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आज तक आपने इनकम टैक्स चुकाते हुए देखी? पॉलिटिकल डोनेशन सारे चंदे से एग्जेम्प्टेड है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के खाते सील है या नहीं है? किसने करवाए? राहत क्यों नहीं मिली? राहुल गांधी की सजा आपने किस चीज में कराई?
मानहानि के केस में। इसका मायने क्या है? अब जब आप चारों तरफ से फंस गए हो तो आप एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हो कि राहुल गांधी भ्रष्ट है। मैं ये कहता हूं कि ये जो एजेएल वाला केस है, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने, आपको ध्यान होगा, 2012 में कंप्लेंट फाइल की थी, 2012 में। और मोदी जी को सत्ता में आए कितने दिन हो गए? 11वां साल है। अब तक ये प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ और इसमें सजा क्यों नहीं हुई? जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, ये मेरा और आपका नहीं, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि जितने भी नेताओं के खिलाफ केस हैं, जितने भी एमएलए एमपी के खिलाफ, उनका 1 साल के अंदर निपटारा करो। उस बात को भी 5 साल हो गए। तो आज तक तो एजेएल केस जो 2012 में फाइल हुआ था, वो आज तक उसमें प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, जिसको आप चार्जशीट बोलते हो, वो भी फाइल नहीं हुई है और आप उनको अरेस्ट करने की बात कर रहे हो। और जिस दिन राहुल गांधी ने ये कहा था, उस दिन हमने चर्चा भी की थी आप लोग मैंने, उस दिन ये बात हुई थी कि भाई क्या राहुल गांधी हवाई फायर कर रहे हैं? और मैंने आपको क्या कहा था कि राहुल गांधी मेरिट्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर कभी हवाई फायर नहीं करते। उनके पास कोई कंक्रीट कोई इशारा था कि ईडी जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है, और इसीलिए उन्होंने देश के सामने बताया कि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई छोटी चीज नहीं होती, वो पैरेलल सरकार होती है, सरकार का मुख्य चुनौती करता होता है। तो ऐसा नहीं है, ईडी में भी सब तरह के ईमानदार लोग भी हैं, ईडी में सब तरह के मौकाप्रस्त भी लोग हर संस्था में होते हैं। तो जब उनको ये पता लगा, उन्होंने ये बात बता दी। मेरा तो सवाल आपसे ये है कि जो एजेएल का जो कुछ है वो फाइल्स पे है, अगर उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई, पैसा ट्रांसफर हुआ, किस लिए? एजेएल क्या काम करता था? क्या कोई बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो, या वो कोई कंपनी है क्या? वो एक अखबार चलाते हैं, नेशनल हेराल्ड, भारतीय जनता पार्टी का भी मुखपत्र है, आरएसएस का भी मुखपत्र है। क्या वो उसको फाइनेंस नहीं करते क्या? तो कांग्रेस ने कर दिया तो कौन सी आफत होगी? और नया तो किया नहीं, 1951 से चल रहा था। तो आज ऐसी क्या चीज मिल गई? और अगर मिल गई तो 12 साल से मोदी सरकार क्या कर रही थी, और राहुल गांधी की सजा मानहानि केस में क्यों करनी पड़ी? अब आपका सवाल कि होगा क्या? एक चीज मान के चलिएगा, ईडी बाकायदा पूछताछ करेगी, अपने जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है उसको फाइनल शेप देगी, अरेस्ट करने से पहले फिर माहौल देखा जाएगा। और मोदी राहुल गांधी पे हाथ तभी डालेंगे जब उनको ये तय हो जाए कि करो या मरो, डू और डाई की स्थिति है। और वो स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि मोदी को इस तरह के चैलेंजेस जो डे इन एंड डे आउट आ रहे हैं सामने, वो पसंद नहीं है। आपको ध्यान है आप राहुल गांधी ने क्या किया? मोरबी चले गए वो, जहां पर 240 लोग मरे थे उस हादसे के अंदर, और वहां से कांग्रेस पार्टी की एक न्याय यात्रा चल रही है और बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने हालात देख लिए, अखिलेश ने और राहुल ने मिलकर क्या किया बीजेपी को, और उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि हम अगले चुनाव में मोदी जी आपको गुजरात में हरा के दिखाएंगे विधानसभा में। आपको क्या लगता है, मोदी जी उसको उसके बाद नींद आई होगी? तो वैसी सूरत में क्या करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी बुरे से बुरी स्थिति में चली गई, गुजरात में सीट नहीं आती, ये नहीं होता, सारी लोकसभा आती है, इस बार तो एक जीती है, उसके बावजूद उनका वोट परसेंटेज इंटेक्ट है। और मोदी जी की चिंता क्या है कि इमीडिएटली हरियाणा में चुनाव है, 2 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव है। ये हरियाणा छोटी स्टेट हो सकती है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस समझिए आप। जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ गई, जिसके जबरदस्त चांस है इस बार, उसके बाद क्या होगा? जो मोदी की शील्ड है कि जितने भी आंदोलनकारी किसान हैं उनको 378 दिनों तक आपने बॉर्डर्स पे बिठा दिया, दिल्ली में नहीं घुसने दिया। तो कोई भी आंदोलन शुरू हो तो उसको दिल्ली नहीं पहुंचने देते वो। अगर हरियाणा में जी कांग्रेस की सरकार आई तो क्या होगा मोदी जी का? सेम इज द केस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का नाम लेवा नहीं बचा हुआ आज की तारीख में। हालत यह है कि वो सत्ता में है और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नहीं करा पा रहे 2 साल से, सत्ता में होते हुए। इसका मतलब क्या है? वो देश की राजधानी है आर्थिक। तो मोदी जी के चेहरे की हवाइयां ठीक उड़ी हुई है। वो राहुल गांधी को अरेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे, लेकिन अगर उन्होंने उनको अरेस्ट किया तो देर इज ए कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट। वो केवल ना सारी स्टेट्स के अंदर चुनाव जो ये है 4 में, जम्मू कश्मीर में भी साथ है, झारखंड में भी है, इन स्टेट्स के चुनाव पर असर पड़ेगा, बल्कि उनकी जो पोजीशन है एज प्रधानमंत्री, मुझे लगता है वो भी खतरे में आ जाएगी। जिस तरह का माहौल देश में बढ़ेगा और पूरा विपक्ष सड़कों पर आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, राहुल गांधी केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी हेमंत जी सोरेन नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं, उनका नाम राहुल गांधी है। ना तो वो जेल में डालने से डरते हैं, और वो ना अपनी बात कहने से डरते हैं, और ना इनको एक्सपोज करने से डरते हैं। तो रिसीविंग एंड पे कौन आएगा? सरकार में आप हैं, मोदी जी आएंगे रिसीविंग एंड में। और ये सारी चीजें मोदी जी को जमा घटा गुना भाग करके ही फाइनली किस निष्कर्ष पे पहुंचना होगा। मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा बीजेपी हारती है
तो मोदी जी के आने वाले दिनों में विद इन पार्टी, विद इन सरकार बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, और उनको डाइवर्ट करने का केवल एक ही तरीका है, वो है राहुल गांधी की गिरफ्तारी। क्या मोदी जी इस रिस्क को लेंगे? ये देखे जाने वाला सवाल है।